ट्राइनेशन सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड द होस्ट यूएई। अब सिर्फ 24 घंटे से कम टाइम रह गया है पहला मैच शुरू होने में। जैसा कि आप जानते हो, ट्राइनेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल रात को 8 बजे शुरू होगा। इसका मतलब यह भी है कि शाम को 7 बजे हम अपने YouTube पे लाइव आ जाएंगे, यानी टॉस से आधा घंटा पहले हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, कंडीशंस को मजीद लाइव डिस्कस करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा और तकरीबन पहली इनिंग्स के दौरान हम साथ बैठ के लाइव मैच देख रहे होंगे। आप जानते हो कि जैसे ही पाकिस्तान का मैच आता है उससे एक दिन पहले हमारा प्रीव्यू आता है जिसमें हम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं, कुछ रिकॉर्ड्स बताता हूं पाकिस्तान के भी और ऑपोजिशन के भी, ताकि आप जब कल को मैच देखें तो आपको मैच देखते हुए उस मैदान के बारे में अच्छा खासा पता हो। आप अपने साथ बैठ के जो आपके मैच देख रहा है उसको भी बता सकें कि इस ग्राउंड की ये चीजें हैं, यहाँ पहले बैटिंग करो तो ये होता है, बाद में बैटिंग करो तो ये होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में पता लगेंगी। वो अलहदा बात है कि आज मैं बड़ी तकलीफ में वीडियो बना रहा हूं। कल ना जो हमने वीडियो की ना, उस वीडियो के बाद मुझे लगता है किसी डड्डू फैन की मुझे नजर लग गई। यार चलते चलते मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया, चलते चलते मेरा पाँव मुड़ गया और इतना स्वेल हुआ हुआ है मेरा पाँव। तो मैं जानता हूं कि मैं कितनी मुश्किल से इस टाइम आपके सामने बैठा हुआ हूं, क्योंकि हालत ऐसी है पाँव की कि कुर्सी पे बैठ के सामने कोई चीज रख के टांग सीधी रख के बैठ के बात करूं ऐसा दिल चाह रहा है, लेकिन वो फिर हमारा फ्रेम नहीं बन पाएगा। तो बड़ी तकलीफ से बैठा हुआ हूं और ये नॉन स्टॉप हमारा क्रिकेट का सीजन है, तो ऐसी चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। हेल्दी रहना है अगले कुछ महीने यार। एशिया कप, ट्राई नेशन सीरीज, वर्ल्ड कप, इतना इंपॉर्टेंट सीजन है। तो पाकिस्तान की ये जो ट्राई नेशन की सीरीज है ये शारजा में खेली जा रही है, सारे मैच शारजा में है। और कल मैंने एक हमारे काफी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जो शारजा स्टेडियम की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है पिछले कई सालों से, कल मैंने उनसे टाइम लिया हुआ था कि बॉस मुझे आपके 10-15 मिनट चाहिए, मैंने पिचेस के हवाले से आपसे बात करनी है। और मैंने उनको पहले बताया कि जो मेरी आपसे बात होगी ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो में अपनी ऑडियंस को भी बताऊंगा। ओके। तो दिस विल बी लाइक एन ऑफिशियल कॉल, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं कॉल पे बात। तो पहला सवाल तो मैंने उनसे ये किया कि यार वो पाकिस्तान टीम जब शारजा गई थी अफगानिस्तान से वो T20 सीरीज खेलने, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 2-1 से वो सीरीज हरा दी थी। इतनी बॉल वहां पे स्पिन हो रही थी। अभी भी हम सब के माइंड में यही है कि शारजा में बड़ा स्पिन होना है बॉल, अफगानिस्तान टफ आएगी, उनकी स्पिन डिपार्टमेंट काफी मजबूत है। बाय द वे, राशिद खान के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 दिन पहले उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी और हमें ये लग रहा था कि वो ट्राई नेशन सीरीज के शायद पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशिद खान ने अपनी अवेलेबिलिटी दी है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और राशिद खान थ्रू आउट अवेलेबल हैं। अच्छा, उस पर भी मैं आता हूँ। तो पिचेस के हवाले से पहले मेरी उन साहब से बात हुई कि मुझे थोड़ा बताएं कि ये विकेट कैसा खेलेंगी, क्योंकि मैंने बाद में लेटर ऑन ये भी सुना था कि शारजा की ये जो पिचेस हैं इन पे अच्छा खासा काम हुआ है, यानी ये थोड़ी सी फ्रेश विकेट्स हैं। और सीजन भी ऑब्वियसली यूएई में कभी भी इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। ये हमारे एशिया कप की वजह से ही है कि इतनी जल्दी शुरू हो जाता है। पहले भी आपने एशिया कप में देखा, सितंबर में सीजन यूएई में शुरू हो जाता है। तो एक बात उन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव मेरे साथ शेयर की कि अगर शारजा में फ्रेश पिचेस भी बनी है ना, फिर भी यहां पे स्पिनर्स का रोल अच्छा खासा है, जितनी मर्जी फ्रेश विकेट हो। हाँ, अगर तो यूज्ड पिचेस नहीं है, जो कि इस टाइम यूज्ड पिचेस नहीं होंगी, तो रन्स वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर पार टोटल शारजा में यूज्ड पिचों पे किसी टूर्नामेंट के दौरान 130-135 जा रहा है और आप इसकी बजाय एक फ्रेश पिच पे खेलें
तो शायद वो आपको 150 या 155 तक का टोटल ऑफर करती है फ्रेश पिच। तो रन्स तो 15-20 एक्स्ट्रा आपको इन फ्रेश पिचेस पे नजर आएंगे और स्पिन ने यहां पे डोमिनेट करना ही करना। ओवरऑल शारजा में 41 T20 मैच खेले गए हैं। अब आगे जाने से पहले एक बहुत बेसिक बात है, इस ट्राई नेशन सीरीज का जो होस्ट है ना, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई। असल में ये सीरीज के होस्ट हम थे। ये सीरीज थी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, लेकिन यूएई को इसमें शामिल करके एक ट्राई नेशन सीरीज बना दी गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। एशिया कप में आपके ग्रुप में यूएई है, तो आपको अभी यूएई से 2 मैच खेलने को मिल जाएंगे। अगेन इट्स नॉट अबाउट यूएई, इट्स अबाउट 2 एक्स्ट्रा मैचेस। आपको 2 मैच में लगे हैं भाई एक्स्ट्रा, और आपको यहां पे क्या चाहिए। ये बात मेरी उन साहब के साथ हो रही है और उन्होंने मुझे कहा कि इस सीरीज का होस्ट है यूएई, और यूएई जब भी कोई सीरीज होस्ट करता है शारजा में, उनकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ना बैटिंग के लिए कुछ रखा जाए। अब ये बिल्ली थैले से कल बाहर आएगी कि यूएई ने एक्चुअली कैसी पिचेस बनाई हैं। जो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन का जो एक निचोड़ है वो ये है कि हमें शायद थोड़ी सी बैटिंग की तरफ पिचेस हेल्प करें। जो हम अफगानिस्तान से सीरीज खेल के आए थे शारजा में, वो तो बहुत ही मतलब स्पिन काबू नहीं आ रही थी। यहां पे भी स्पिन होगा, लेकिन यूएई की हिस्ट्री ऐसी है कि वो थोड़ी सी बैटिंग रखते हैं विकेट के ऊपर एज अ होस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट था। टोटल शारजा में 41 मैचेस खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल्स, और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर आपको चीख चीख के बताता है कि शारजा में टॉस जीतो और बैटिंग कर लो। 41 मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है वो 24 मैच जीता है, और जिसने चेज किया है वो 17 मैच जीता है। यानी यहां पे पहले बैटिंग करते हुए आपकी विनिंग परसेंटेज है 58% और चेज करते हुए 41%। लेकिन हमने सीधा इन नंबर्स की तरफ नहीं जाना। कल हमें यह भी देखने को मिलेगा कि ड्यू फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है, और ड्यू पड़नी है कि नहीं ये आपको उसी टाइम पता लगता है। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको वो 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप याद है ना, उसमें ड्यू फैक्टर टॉस के ऊपर मैच के डिसीजन हो रहे थे, लेकिन एक आधा मैच ऐसा भी होता था जिसमें ड्यू का नामो निशान नहीं होता था। तो ड्यू कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और जब ड्यू पड़ती है तो टीमों की कोशिश होती है कि यार हम पहले बॉलिंग करके फारिग हो जाएं, क्योंकि सेकंड टाइम रात को जब ड्यू पड़ेगी तब बॉल ग्रिप नहीं होगा, बॉल गीला हो जाता है ड्यू की वजह से, और स्पिनर्स तो बिल्कुल भी ठीक जगह पे बॉल नहीं कर पाते। फास्ट बॉलर्स के हाथ से बॉल निकलता है, यॉर्कर नहीं लगते। और रिवर्स स्विंग भी आपको ज्यादातर जहां पे ड्यू पड़ती है बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रिवर्स स्विंग जब होती है ना, जो आपकी रफ साइड होती है, उसको बॉलर ज्यादा हाथ नहीं लगा रहे होते, उसके ऊपर पसीना नहीं लगा रहे होते, उसको सूखा रखते हैं। और जब ड्यू पड़ती है तो बॉल गीला होता है, दोनों साइडें गीली होती है क्योंकि बॉल ट्रेवल कर रहा होता है ग्राउंड में, तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होती। तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि आपको ड्यू ना मिले, लेकिन ड्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये हमें कल ही पता लगेगा। और कल टॉस के टाइम भी मेरा नहीं ख्याल प्लेयर्स को पता होगा कि ड्यू पड़नी है कि नहीं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मुझे बड़ा इख्तलाफ है इस चीज से। पाकिस्तान ने अपना जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन किया है ना, वो कल आईसीसी एकेडमी में किया है। आज सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन पाकिस्तान की कोई ट्रेनिंग शारजा स्टेडियम में शेड्यूल नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान अगर चाहता तो आज शारजा में प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन आप एज ए टीम, एज ए यूनिट शारजा में डायरेक्ट मैच खेलने जाओगे। मुझे ये चीज नहीं पसंद, सीधी सी बात है, मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है। आपको जितना मर्जी तजर्बा है शारजा के स्टेडियम में खेलने का, लेकिन किसी
इंपॉर्टेंट बड़े टूर्नामेंट से पहले आप ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड की एक फील लेते हो। शारजा की जो फ्लड लाइट्स हैं उनके बारे में हमेशा बात की जाती है कि वहां पे अंडर द लाइट्स बॉल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी सी लो साइड पे उनकी लाइट्स हैं। शारजा का ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। एज ए बैटर, एज ए बॉलर आप ग्राउंड में थोड़ी वॉक करते हो, बाउंड्री की डायमेंशन देखते हो। हाँ, मैच डे पे भी आप जाके देख लोगे, लेकिन प्रैक्टिस भी तो किसी चीज का नाम है ना। तो आइडियली बहुत अच्छा होता अगर पाकिस्तान टीम आज शारजा स्टेडियम में जाती और ये भी देखती कि कितनी ड्यू पड़ी है। हाँ, उनको कोई देख के बता देगा कि यार हाँ वो रात को ड्यू पड़ी थी, लेकिन एज ए टीम, एज ए कैप्टन, एज ए कोच आपको जाके ग्रास को खुद हाथ लगाना है, पिच को खुद नॉक करके देखना कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कहां से क्या सीन क्या है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो सलमान अली आगा ने डेफिनेटली जाके पिच को देखा होगा, लेकिन जब आप एज ए यूनिट, एज ए टीम टाइम गुजारते हो तो 2-3 लड़के आपके पास भी खड़े होके आपको बताते हैं पिच के बारे में कि ये विकेट ऐसा खेलेगा, ये बहुत बहुत चीजें निकलती हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर होता अगर पाकिस्तान टीम आज वहां पे प्रैक्टिस करती, कल डायरेक्ट आप मैच में वहां पे जाओगे। अच्छा, टाई या नो रिजल्ट यहां पे कभी नहीं हुआ, मतलब यहां पे रिजल्ट ही आता है। अब अफगानिस्तान ने यहां पे कितना डोमिनेट किया हुआ है वो आपको यहां पे नजर आएगा। हालांकि यूएई एक जमाने में हमारा घर था, हम वहां पे होम सीरीज खेलते थे, तो असूलन तो हमारे रिकॉर्ड ऊपर हर जगह दिखने चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने वहां पे ठीक ठाक क्रिकेट खेली है, तगड़ी क्रिकेट खेली है। ये अफगानिस्तान का भी होम है और काइंड ऑफ हमारा भी होम, हमें इसको कहना चाहिए। इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट इनिंग्स हैं किसी भी बैटर की, वो अफगानिस्तान के ही बैटर मोहम्मद शहजाद हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, कौन नहीं उनको जानता, बड़ी सर्विसेज है उनकी। उन्होंने यहां पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2016 में 118 की नॉट आउट इनिंग्स खेली थी। यहां पे अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो वो कोई 2013 में कीनिया के अगेंस्ट इनके समीउल्लाह शिनवारी ने पंजा लगाया था 13 रन दे के। यहां पे जो हाईएस्ट टोटल है किसी भी टीम का वो भी अफगानिस्तान का ही है, 215 अफगानिस्तान ने यहां पे किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2016 वाली सीरीज में। एक रिकॉर्ड यहां पे पाकिस्तान का है जो लोएस्ट टोटल हमारा नहीं है, हमने किसी को यहां पे आउट किया था, याद ही होगा आपको 2022 के एशिया कप में हांगकांग को पाकिस्तान ने यहां पे 38 रन पे आउट किया था। किसने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी? अगर किसी को याद है गूगल किए बगैर कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, यहां पे जो हाईएस्ट रन चेज हुए हो वो अभी यूएई ने जो बांग्लादेश को सीरीज हराई है ना उसी में हुआ है। यूएई ने यहां पे 206 रन चेज किए थे। अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बता रहा था कि जो यूएई की होम सीरीज होती है उसमें रन आते हैं, क्योंकि यूएई थोड़ा कोशिश करता है कि यार स्पिन भी हो लेकिन बैटिंग भी करने का मजा आए। तो 205 रन ऐसे ही तो चेज नहीं होते, मतलब 400 रन हो गए एक टी20 मैच में शारजा के स्टेडियम में। बांग्लादेश ने भी 200 किया, इन्होंने 200 चेज कर लिया। यहां पे जो एवरेज रन पर ओवर है, यानी एक ओवर में तकरीबन कितने रन बनते हैं, वो तकरीबन 7.5 है, विच इज फेयर इनफ। और इसका मतलब ये है कि एवरेज टोटल यहां पे बैटिंग करते हुए इज 154। मुझे ऐसी टी20 क्रिकेट बहुत पसंद है, 154, 160, 170 और मैच फंस जाए, मजा आता है ऐसी टी20 क्रिकेट देखने का। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ना अभी तक 7 टी20 मैच हुए हैं टोटल, उनमें से 4 पाकिस्तान जीता है और 3 अफगानिस्तान जीता है। 2 तो अफगानिस्तान, आपको याद होगा जो शादाब खान की कप्तानी में आपकी सीरीज हुई थी उसमें आप 2 मैच हारे थे, और 1 मैच आपकी एशियन गेम्स जो चाइना में हुई थी, 1 मैच आप उसमें हारे थे। और उसको मैं नहीं मानता, सीधी सी बात है, उसको मैं इसलिए नहीं मानता कि वो जो एशियन गेम्स हुई थी ना वो बेकार थी, उसमें ग्राउंड इतनी छोटी थी, अजीब सी सूरत हाल थी। मतलब पहले मैच में नेपाल ने 314 कर दिया था, टी20 मैच में एशियन गेम्स में नेपाल ने
पहले मैच में 314 कर दिया था, और ये इंटरनेशनल गेम है। तो मतलब ऐसी छोटी ग्राउंड को क्यों आईसीसी अप्रूव करता है किसी टूर्नामेंट के लिए जिसमें इंसाफ नहीं हो सकता। फिर 200 तो वहां पे मजाक बना हुआ था ना। उसके बाद 268 भी हमें यहां पे देखने को मिला, जो कि मलेशिया ने किया था। तो मतलब एशियन गेम्स में जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, उसको पता नहीं इंटरनेशनल कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन चलो भाई, वो रिकॉर्ड उनके नाम है। 7 मैचों में 4 पाकिस्तान जीता है और 3 वो जीते हैं, तो ये सारा उनका रिकॉर्ड है। अच्छा, अब डिटेल में दोनों टीमों को हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने कुछ रिसर्च करके जिन पे रखा हुआ है। कल पाकिस्तान का मैच है। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो ओपनर्स हैं वो फरहान और साइम अयूब हों। आई डोंट वांट टू सी फखर जमान इन पाकिस्तान प्लेइंग 11 टुमारो। अगर तो फखर जमान पाकिस्तान की टीम में हो तो वो एज एन ओपनर खेले, और वो तब होगा जब फरहान या साइम में से कोई अवेलेबल नहीं होगा। जब किसी की फॉर्म नहीं लगी हुई या अल्लाह ना करे कोई अनफिट है, तब फखर को खेलना चाहिए। जबरदस्ती फखर जमान को किसी पोजीशन पे डालना आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब करता है। फरहान और साइम आपके ओपनर आ गए, 1 डाउन आपका मोहम्मद हारिस आ गया। चौथे पे डिपेंड करता है कितने ओवर हुए हैं। सलमान अली आगा और हसन नवाज, आपके 5 बंदे तय होने चाहिए। यहां पे फखर जमान की जगह मुझे नहीं बनती नजर आ रही। अगेन, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट हूं कि किसी प्लेयर को खिलाने के चक्कर में आप अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब कर दो। तो सबसे पहले मैं साहिबजादा फरहान की बात करूंगा। साहिबजादा फरहान ने अभी तक 200 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उनको इनिंग्स को लेके चलना आता है और एक्सेलरेट करके। एक दफा उन्होंने मोहम्मद हारिस के साथ लाहौर में वर्सेस बांग्लादेश 103 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, और फिर उनकी साइम अयूब के साथ भी ये फ्लोरिडा में आपने देखा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 138 रन की उनकी पार्टनरशिप लगी थी। तो उनको आता है इनिंग्स को किस तरह लेके चलना है, और आई होप पाकिस्तान साइम और फरहान के साथ ही जाएगा अपनी ओपनिंग स्लॉट की। अगर मैं बात करूं, साहिबजादा फरहान माशाल्लाह रेड हॉट फॉर्म में है। अभी तक उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 3 हाफ सेंचुरीज की हैं, और तीनों दफा उनको मैन ऑफ द मैच मिला। यानी साहिबजादा फरहान जब हाफ सेंचुरी करता है उसको मैन ऑफ द मैच में मिलता है, और आपको पाकिस्तान टीम एक बड़ी अच्छी शेप में नजर आती है उस टाइम। इसके अलावा फखर जमान को 51 रन चाहिए टू बिकम 5th पाकिस्तानी बैटर टू स्कोर 2000 T20 इंटरनेशनल रन्स। इसके अलावा हसन नवाज की हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हसन नवाज ने ओवरऑल अपने करियर में, जब मैं उनके करियर की बात कर रहा हूं तो ओडीआई डेब्यू वो कर चुके हैं। ओडीआई और T20 के मिला के इनके 33 छक्के हैं, 33, और ओडीआई और T20 के मिला के इनके 24 चौके हैं। यानी ये ऐसा शहजादा पाकिस्तान को मिला जिसके छक्के इनके चौकों से ज्यादा हैं। तो यानी आपको जरूरत थी, और 2025 में पहले भी मैंने आपको बताया था कि उनके सबसे ज्यादा छक्के हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, कोई छोटा रिकॉर्ड नहीं है ये, क्योंकि हमारा कई साल मसला ये रहा है कि हम छक्का ही नहीं मारते थे भाई। आपकी बॉलिंग से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आपकी मतलब आपके हारिस रऊफ को लोग बिठाने की बात करते हैं। भाई साहब, अगर आप हारिस रऊफ की बात करो ना, 120 T20 में उसकी विकेटें हैं, और आपके पास एज एक्सप्रेस फास्ट बॉलर कोई दूसरा अवेलेबल नहीं है। एक हसनैन है, लेकिन वो भी आपके स्क्वाड में नहीं है। तो हारिस रऊफ तो आपकी प्लेइंग 11 में होंगे। शहीन अफरीदी को भी बड़ा कुछ करके दिखाना है। 104 विकेटें उनकी भी हैं T20 में। तो शहीन अफरीदी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जलवा दिखाएं और लोगों को बताएं कि यार ठीक है, डेथ ओवर्स में मेरी बात चलती है, बट आई एम हेयर फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए टूर्नामेंट, ये बल्कि सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाईएस्ट T20 के स्ट्राइक रेट्स की बात करें 2025 में, ये जो साल चल रहा है,
इसमें आप देखो कि एक ही पाकिस्तानी बैटर है जो टॉप 5 में है, और हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं कि उसकी टेक्निक नहीं है। ओके, अभिषेक शर्मा पहले नंबर पे हैं, 219 का स्ट्राइक रेट है। टिम डेविड का 210 का स्ट्राइक रेट है। साउथ अफ्रीका के ब्रेविस का 196 का स्ट्राइक रेट है। हसन नवाज चौथे नंबर पे हैं, 175 का स्ट्राइक रेट 2025 में। और फिर न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ड, उनका 170 का है। तो काफी खुशाइन है ये पाकिस्तान के लिए। अगर मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करूं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप से लेके अब तक आपके जो सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स की लिस्ट है ना, उसमें पहले नंबर पे हैं अब्बास अफरीदी। सरप्राइजिंग, लेकिन वो टीम में नहीं है, होना चाहिए था। अब्बास अफरीदी ने 2024 के T20 से लेके अब तक, यानी T20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद की हम बात कर रहे हैं, 14 मैचों में 22 विकेटें हैं उनकी, और वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। हारिस राउफ की अभी मैं बात कर रहा था, लोग बात करते हैं कि उसको नहीं होना चाहिए। 15 मैचों में 18 विकेटें हैं। एट टाइम्स वो एक्सपेंसिव जाते हैं, मतलब 9 की उनकी इकोनॉमी है, लेकिन आपको एक बॉलर के साथ चांस लेना पड़ता है T20 में कि यार ये रन्स भी खा सकता है लेकिन विकेट टेकर भी है, और विकेट टेकर वो हैं, सीधी सी बात है। T20 में वो ड्रॉप नहीं बनते। तीसरे नंबर पे आपके सुफियान मुकीम है, 10 मैचों में 17 विकेटें हैं। फर्क देखो, हारिस राउफ की 15 मैचों में 18 विकेटें हैं, सुफियान मुकीम की 10 मैचों में 17 विकेटें हैं, यानी अच्छा खासा विकेट टेकर है सुफियान मुकीम। अबरार अहमद की 11 मैचों में 15 विकेटें हैं, और शारजा में डेफिनेटली आपको अबरार और सुफियान मुकीम एक प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि पाकिस्तान इनको ना खिलाए। कल बात करेंगे 1 घंटा पहले जो हमने लाइव आना है। नवाज भी मुझे खेलते नजर आ रहे हैं, 6 मैचों में इनकी 10 विकेटें हैं। क्या शानदार उसने बॉलिंग की है। हालांकि कम बैक क्यों किया पाकिस्तान टीम में, उसको हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कम बैक करके उसने बॉल के साथ आपको करके दिखाया है जो उसको रोल दिया गया था। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उनको कंसीडर करेगा अपनी प्लेइंग 11 में। शहीन शाह अफरीदी 11 मैचों में 8 विकेटें, इतना कोई ग्रेट रिकॉर्ड नहीं है, बट उन्होंने बड़ा कुछ अभी आपको करके दिखाना है। इसके अलावा अगर मैं अफगानिस्तान के स्क्वाड पे आ जाऊं, क्योंकि ऑपोजिशन को डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम अगस्त में बैठे हुए हैं, यानी ये 8वां महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 8वां महीना है इस साल का, और अफगानिस्तान ने इस साल एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। अजीब है क्रिकेट का शेड्यूल। क्रिकेट नेशंस की FTPs अजीब हैं। 8 महीने से अफगानिस्तान ने एक भी T20 मैच नहीं खेला। दिमाग नहीं मानता इस बात को। और T20 वर्ल्ड कप है 2026 के शुरू में, तो अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के फैंस को यह रेज करना चाहिए अपने क्रिकेट बोर्ड के आगे कि ये कितनी नालायकी है। अफगानिस्तान अपना पहला T20 मैच खेलेगी 2025 का, कल पाकिस्तान के अगेंस्ट। 2024 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज उनका छोटा मौजूद है, तो 2024 में देवर इन क्रेजी फॉर्म। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उन्होंने खेला वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में। 2024 में उन्होंने 21 T20 मैच खेले और उसमें से वो 11 जीते थे। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और उनकी अगर शारजा स्टेडियम की बात करें, क्योंकि शारजा में ये टूर्नामेंट है, तो जनवरी 2024 से अफगानिस्तान ने शारजा में तकरीबन 7 के रन रेट से हर मैच खेला है। यानी अगर 7 के रन रेट से हम देखें तो 155, 154 वाले मैच आपको दिखेंगे। इस टोटल को वो अचीव करने का स्किल रखते हैं अगर उनकी पहले बैटिंग आए। यूएई की कंडीशंस की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो अफगानिस्तान ने टोटल यूएई में अभी तक 55 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से वो 38 मैच जीते हैं, और विनिंग परसेंटेज क्या बनती है, 69, विच इज ग्रेट। अगर ऑन द अदर साइड हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान ने 51 T20 मैच
यूएई में खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान सिर्फ 30 जीता है। पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज क्या निकलती है? 58। मोहम्मद नबी इनके बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उनको सिर्फ 3 विकेटें चाहिए और वो अफगानिस्तान के दूसरे बॉलर बन जाएंगे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें पूरी की हैं, और ओवरऑल दुनिया के 23rd बॉलर बन जाएंगे वो। तो मोहम्मद नबी मुझे लगता है डेफिनेटली 3 विकेटें लाजमी आपको इस सीजन में लेते नजर आएंगे। ट्राई नेशन सीरीज भी है और एशिया कप भी है। राशिद खान को 4 विकेटें चाहिए, वो दुनिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे T20 में। और राशिद खान का ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा, उस पर अभी मैं अलहदा से बात करूंगा। राशिद खान की अभी 161 विकेट्स हैं T20 में, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा किसकी विकेटें हैं? न्यूजीलैंड के टिम साउथी की। T20 इंटरनेशनल्स की बात हो रही है। टिम साउथी ने 164 विकेटें ली हुई हैं। अब तो खैर वो इंटरनेशनल नहीं खेलते, तो राशिद खान डेफिनेटली ये रिकॉर्ड अचीव करेंगे। हालांकि बहुत अच्छी क्रिकेट राशिद नहीं खेल रहा, एज ए बॉलर इतना डोमिनेट नहीं कर रहा फिलहाल वो। मोहम्मद नबी की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मोहम्मद नबी को 63 रन चाहिए अपनी बैटिंग में टू बिकम अफगानिस्तान फर्स्ट प्लेयर टू अचीव 6000 इंटरनेशनल रन। डेफिनेटली आई विश हिम ऑल द बेस्ट। नबी उनके लेजेंड हैं अफगानिस्तान के, एंड वेरी हम्बल गाय। ऐसे रिकॉर्ड उनके साथ होना सूट करता है उनको, बड़े रिकॉर्ड। जब वो रिटायर हो जाएंगे T20 से भी, तो एक लेगेसी अपनी छोड़ के जाएंगे। तो मोहम्मद नबी आई एम श्योर 63 रन लाजमी करेंगे। सीजन बहुत बड़ा ये वाला, और पहले अफगान प्लेयर बन जाएंगे जिन्होंने 6000 रन किए होंगे। अच्छा, अगर मैं राशिद खान पे थोड़ी अलहदा से बात करूं, राशिद का ना एक डाउनफॉल चल रहा है फिलहाल। ये वाला साल उनका बहुत ही बेकार गया है। इस साल वो IPL भी खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से, और बहुत मार पड़ी थी राशिद खान को, बहुत मार पड़ी थी। 15 मैच उन्होंने खेले और 15 मैचों में सिर्फ 9 विकेटें राशिद खान ले पाए, सिर्फ 9 विकेटें। और उनको कुट कितनी पड़ी? 9.3 की उनकी इकोनॉमी थी और एवरेज 57 की एवरेज थी। ये राशिद खान वाले फिगर्स नहीं है, लेकिन राशिद कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं राशिद के T20 इंटरनेशनल्स की यूएई में रिकॉर्ड की बात करूं, तो यूएई में राशिद ने 33 मैच खेले हैं। 33 मैचों में उनकी 53 विकेट्स हैं और 5 की इकोनॉमी है। राशिद को अपने वो पुराने नंबर्स दोबारा अचीव करने हैं। 2025 उनका IPL बहुत ही खराब गया, तो तगड़ी सीरीज होगी मुझे लगता है। अगर तो यूएई ने अपनी थोड़ी सी बैटिंग करने वाली विकेट बना दी, तो फिर तो मतलब अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान को हराना। हालांकि उनके पास बैटिंग अच्छी है, नीचे राशिद तक उनके पास बैटिंग है, ऊपर से गुरबाज पे वो बड़ा कुछ डिपेंड उनका करता है। अगर तो इस विकेट में स्पिनर्स के लिए ठीक ठाक कुछ हुआ, तो अफगानिस्तान आपको अच्छी क्रिकेट खेलती नजर आएगी। लेकिन अगर इन पिचेस का रुझान बैटिंग की तरफ हुआ, तो आपको पाकिस्तान वहां पे क्लियर डोमिनेट करती नजर आएगी। मजा आएगा इस ट्राई नेशन सीरीज में, और इसको एज ए प्रिपरेशन हमें यूज करना चाहिए फॉर द एशिया कप। यूएई का होना इस ट्राई नेशन सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेफिनेटली यूएई आपके ग्रुप में भी है एशिया कप में, तो उनकी भी आपको थोड़ी प्लस माइनस देखने का मौका मिलेगा। बड़ी लो एनर्जी में ये वीडियो बनाई है मैंने, शायद आप में से कुछ लोगों को महसूस भी हुआ हो, क्योंकि मुझे बड़ी दर्द महसूस हो रही है बैठे बैठे। और जिस तरह मैं बैठा हुआ हूं ना, ये मैं ही जानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट था, रिव्यू हम मिस नहीं कर सकते थे। कल 8 बजे पाकिस्तान का मैच है। आई होप पाकिस्तान अपना कॉम्बिनेशन ठीक खिलाए, अपनी बॉलिंग पूरी खिलाए, इतना ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे डिपेंड ना करे। आपके स्पेशलिस्ट पूरे बॉलर होने चाहिए। कल 8 बजे पाकिस्तान का मैच है। 7 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा, और ये सिलसिला हमारा रोज़ कल से शुरू हो रहा है। मैच से 1 घंटा पहले लाइव आने का, यानी टॉस से आधा घंटा पहले लाइव आने का। उसमें मैं आपके क्वेश्चन भी लूँगा, आपसे बात भी करूँगा, और हम पहली इनिंग्स साथ बैठ के यूट्यूब पे लाइव देखेंगे।
साथ साथ मैच को डिस्कस करेंगे। पहली इनिंग्स के बाद मैं लाइव ख़त्म कर दिया करूँगा और मैच के बाद हमारी नॉर्मल वीडियो जो आती है वो आया करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल 7 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है।